अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 जो है वो लेकर आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। तो अगले जो फार्मूला है आज हमने वो करने हैं। सबसे पहला फार्मूला जो यहाँ लिखा है ये कूलम्स लॉ का है, जिसमें जो फोर्स है ये नो कांटेक्ट फोर्स है और साथ ही से हम म्यूचुअल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। के यहाँ पर कूलम कांस्टेंट है और इसकी खासी बड़ी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो इतनी बड़ी वैल्यू के साथ इस फोर्स को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स अंडरस्टैंड किया जाता है। और हमें यहाँ ये भी नजर आ रहा है कि इस फोर्स को नो कांटेक्ट फोर्स इसलिए कहा जाएगा क्योंकि चार्ज का एक दूसरे पर फोर्सेस जो लगानी होती है वो करीब आकर नहीं लगाते, वो दूर से ही लगा सकते हैं। इसे हम बगैर कांटेक्ट के फोर्स है और इसे म्यूचुअल फोर्स का नाम भी दिया जाता है। जैसे अगर हमने किसी को थप्पड़ लगाना है तो जब तक हमारा हाथ अगले के गाल के साथ टच नहीं कर जाता हमें तसल्ली नहीं होती। तो ये वाली फोर्स कौन सी हुई? ये कांटेक्ट फोर्स हुई। लेकिन यहाँ इन्हें टच करने की जरूरत नहीं होती, ये नो कांटेक्ट फोर्स है। और यहाँ हम दोनों फोर्सेस की रेशो कैलकुलेट करते हैं। ये तब है कि अगर मैं k को मिटाकर इसकी जगह पर 1/4πε0 लिखूं तो ये वो फोर्स होगी जब दोनों चार्जेस के दरमियान में एयर है। और अगर मैं ये देखूंगा कि अगर मैं दो चार्जेस के दरमियान में कुछ मीडियम में रख दूंगा ना तो फोर्स की वैल्यू कदरे कम हो जाती है और वो जो फोर्स बनती है वो इसे एफ डैश के नाम से जानते हैं। और इन दोनों की रेशो ई आर से, यानी इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से, उसके सिंबल से हम इसको फिर जानते हैं। और वैसे अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करना चाहें तो मीडियम की परमिटिविटी ओवर दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर हमें ये चीज मिलती है। इसे उसके रेफरेंस से निकाला जाता है। ये यहाँ अगर हम एक इसका अगर हम एमसीक्यू अगर हम एक देखें कि मेरे पास ये दो चार्जेस हैं, यहाँ ये चार्ज है पॉजिटिव 10 कूलम और ये वाला चार्ज है -20 कूलम। अगर इन दोनों को मैं कुछ डिस्टेंस पे रखता हूं तो तब इनके दरमियान में फोर्स जो लगती है ना वो फोर्स 1 लगती है। और अगर मैं इन्हें दरमियान इनको अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ले आता हूं तो फिर फोर्स लगती है F2। लेकिन जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो इनका जो चार्ज है एक दूसरे के ऊपर वो थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और रिजल्टेंटली यहाँ भी -5 आ जाएगा और इस पर भी -5 कूलम चार्ज जो है ना वो इसके ऊपर आ जाएगा। ये कैसे है? इसका 10 इसके -10 से कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके पास रह गया -10, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होकर -5 इस पर -5 इसके ऊपर। और हमें इन दोनों फोर्सेस की अगर रेशो को कैलकुलेट करना हो तो हमें यहाँ इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, इतने फॉर्मूले की। मैंने पहले भी आपको पिछली अपनी वीडियो के अंदर ये बताया था कि जब भी डायरेक्ट रिलेशन हो तो आपने फॉर्मूले को इस तरह लिख लेना है। Q1 है, Q2 है और यहाँ Q1 डैश और Q2 डैश है। अब ये चीज तो आपने कैलकुलेट करनी है, बाकी की आप वैल्यूज पुट कर लें। ये 10 था, ये -20 था, ये -5 है, ये भी -5 है। तो ये आराम से कैलकुलेट हो जाता है कि आपके पास रेशो जो है ना वो कितनी आएगी। ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और नीचे जो है वो 1 आएगा, तो -8 to 1 की रेशो जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह के और भी ढेर सारे एमसीक्यूज हम अपनी जूम क्लास के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है और इसे फोर्स पर यूनिट चार्ज से एक्सप्रेस किया जाता है। और इसके फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ/R² बनता है। और आपको पता है कि ये अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे यहाँ एक यूनिट वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर हमें इसको भी फोर्स को अगर हमें वेक्टर अंडरस्टैंड करना है तो फिर यूनिट वेक्टर की जरूरत वहां पर भी पड़ती है। अब यहाँ इसके मुतालिक दो व्यूज हैं हमारे पास। न्यूटन्स व्यू क्या है कि एक्शन एट अ डिस्टेंस। ये पहले जो मैंने बात की वहां पर कि एक चार्ज को जरूरत नहीं है कि कांटेक्ट करे तो फोर्स लगाए, वो दूर से भी एक्शन कर सकता है, डिस्टेंस से एक्शन कर सकता है। ये न्यूटन्स व्यू था। जो फेराडेज व्यू है उसने फिर फील्ड थ्योरी पेश की कि एक चार्ज है उसके गिर्द फील्ड होता है
और दूसरा चार्ज है उसके गिर्द भी फील्ड होता है, वो फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये कहना था फैराडे का। उसके बाद यहाँ चूंकि ये फॉर्मूला कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर का है, लिहाजा मैंने वोल्टेज एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पहले लिख दिया है, के क्यू ओवर आर। अब ये एक कंपैरिजन है छोटा सा जो बहुत जरूरी है। आपको यहाँ नजर आ रहा है कि फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट से प्रोपोर्शनल है, यहाँ फील्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड के हिसाब से प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी वोल्टेज चार्ज के मैग्नीट्यूड के हिसाब से प्रोपोर्शनल है। तो ये थोड़ा सा सिमिलर स्ट्रक्चर नजर आता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों ओबे कर रहे हैं, लेकिन वोल्टेज जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता। इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ हमारे पास कोई चार्ज है तो यहां से अगर यहां तक हम देखें कि अगर यहां तक उसका फील्ड है, इस चार्ज का फील्ड यहां तक है, तो जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप इससे दूर होते चले जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगी क्योंकि वो इनवर्स के लॉ को ओबे कर रहे हैं, जबकि वोल्टेज की वैल्यू उतनी तेजी से इन डिक्रीज नहीं करेगी क्योंकि वो इनवर्स के लॉ को यहां ओबे नहीं कर रहा। Then we come to the point flux. Electric flux हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के है, और इसे जब डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो cos थीटा आता है। यहां भी हमें ये पता चलता है कि जहां फ्लक्स इस चीजों पे डिपेंड करता है वो थीटा यानी कि ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है फ्लक्स का ओरिएंटेशन के साथ। देन वी कम टू दिस पॉइंट कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के इक्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत सारे एमसीक्यूज को इस फॉर्मूला से सॉल्व किया जाता है, वो हम अपनी जूम क्लास में करेंगे। यहां से मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला यहां दिया है। ग्रेडियंट का मतलब है कि आपने, क्योंकि हम पोटेंशियल का ग्रेडियंट ले रहे हैं, लिहाजा इसका मतलब होगा कि पोटेंशियल को आप डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर चेंज को ले रहे हैं, तो वो नेगेटिव अगर है तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर निकलता है। इसी तरह अगर मैं पोटेंशियल की जगह यहाँ पर फोर्स लूंगा, उसे डिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा तो वो ग्रेडियंट ऑफ फोर्स बन जाएगा। किसी भी चीज को अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेशन के अंदर हम उसे ग्रेडियंट ऑफ दैट थिंग जो है ना वो कहा जा सकता है उसे। फिर यहां पर फिजिक्स का ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमारे एफएससी के सिलेबस में पार्ट 2 के अंदर पूरी बुक के अंदर जो है ना ये फॉर्मूला चलता है, साथ साथ चलता रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन किसके इक्वल होते हैं जी, चार्ज टाइम्स वोल्टेज के बराबर होते हैं, और हम बाजू का इसको ईवीवी लिखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के बराबर है, जूल्स को कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो हमें यहां से हमें मिलती है चीजें। देन वी कम्स टू द कैपेसिटर, हम कैपेसिटर की तरफ आते हैं। Q इज इक्वल टू CV। अब C के लिए यहां जो मैंने चीज लिखी है ये कैपेसिटेंस है तब जब वैक्यूम है प्लेट्स के दरमियान में, तो उसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A ओवर D आता है। इसका मतलब ये है एरिया अगर मैं बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस बढ़नी चाहिए। एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज एरिया बढ़ाने पर चार्ज ऑफ द जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा चार्ज आ जाएगा, कैपेसिटेंस का बढ़ना मुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द प्लेट्स जो है अगर मैं उसे इंक्रीज करता हूं तो आपको नजर आ रहा है कि ये चीज डिक्रीज कर जाएगी, और इसका मतलब है कि जो चार्जेस हैं उनका इंटरएक्शन जो है आपस में वो कम और ज्यादा होगा, जिसकी बदौलत कैपेसिटेंस में कमी या उसके अंदर ज्यादती हो सकती है। जब हम कैपेसिटर के दरमियान की प्लेट्स के दरमियान में अगर हम कोई मीडियम रख देंगे तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। और यहाँ जो फॉर्मूला है आप फर्स्ट कर लें कि अगर आपके पास ये एक कैपेसिटर है यहाँ पर और यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड E है यहाँ, और दोनों प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम है, और मैं अगर इसको एक इस कैपेसिटर को ऐसे इसको हम किसी ऑयल के अंदर डबो दें, ऐसा ऑयल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो तब इसके फील्ड में कितनी कमी या कितनी ज्यादती हो जाएगी। ये बात तो तय है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, लेकिन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है E मीडियम इज इक्वल टू E एयर ओवर 2।
तो अगर ई एयर ई है तो इसका मतलब है कि वो हाफ हो जाएगा एज कंपैरिजन करते हुए हम ये बात बता सकते हैं। फिर अगर आपको ये जो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला है और यहां आपको नजर आ रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ये v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और नीचे वाला फॉर्मूला में ये बता रहा है कि जो एनर्जी डेंसिटी है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यहाँ इसके भी ढेर सारे एमसीक्यूज हैं जो हम अपनी जूम क्लास में करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैपेसिटर डीसी के लिए एक ओपन सर्किट होता है, ये भी एमसीक्यू है। कैपेसिटर एसी के लिए हमें डीसी करंट के लिए डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट और एसी के लिए कैपेसिटर एक क्लोज सर्किट होता है। डिटेल्स इसकी जो है वो हम डिस्कस करेंगे जूम क्लास के अंदर। और अगर हम चार्ज करें अपने कैपेसिटर को तो उसका जो चार्जिंग टाइम है वो R इंटू सी यानी रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। अब आ जाए जी कुछ हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स के भी और रेजिस्टेंसेस के भी, और उसके बाद ये बल्ब्स का भी। तो सबसे पहले आप देखते हैं मैंने यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस जो हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनको इकट्ठा किया है जो एक जैसे फॉर्मूला है आपकी सहूलत के लिए। जैसे पैरेलल कैपेसिटर और सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक तरह का है, यानी मेरे पास ये तीन कैपेसिटर्स थे, तीनों पैरेलल लगे हुए हैं, यहाँ तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई है, तो मुझे एक ही तरीके से मुझे इनका जो है वो कैलकुलेट मैं इनकी इक्विवेलेंट चीज कर लूंगा। लेकिन अगर ये NC तब लिखा जाएगा अगर कैपेसिटेंसेस सबकी बराबर हैं, रेजिस्टेंसेस सबकी बराबर हैं, इक्वल हैं, तो मैं इसे NR लिखूंगा। अगर इक्वल नहीं है तो इसी फॉर्मूला से इनको इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाना चाहिए। अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में रख दें और रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में रख दें तो इक्वल तरह के इक्वल स्ट्रक्चर के फॉर्मूला में नजर आते हैं। यानी अगर हमारे पास कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस बराबर नहीं है तो ये फॉर्मूला चलेगा, रेजिस्टेंसेस आपस में इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला चलेगा। लेकिन अगर दोनों कैपेसिटेंसेस अगर इक्वल हैं यानी C1 और C2 इक्वल है तो हम इस फॉर्मूला से टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर यहां भी R1 और R2 इक्वल है तो हम इस फॉर्मूला से तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं तो, लेकिन और अच्छी बात यह है कि सबकी कैपेसिटेंस इक्वल है, तो इस फॉर्मूला के तहत हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसी फॉर्मूला के तहत बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूला के तहत अगर रेजिस्टेंसेस सारी की सारी इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इस तरह से कैलकुलेट किया जाना बहुत आसानी से पॉसिबल है। इसे कहते हैं शॉर्टकट, इसे भी कहते हैं शॉर्टकट। एक और शॉर्टकट मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं और वो ये वाला फॉर्मूला है। आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के अंदर रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, ट्रायंगल में ले लें, आप उसे पेंटागन में ले लें, आप उसे स्क्वायर में ले लें, किसी भी, लेकिन वो शर्त ये है कि क्लोज सर्किट होना चाहिए, ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए। और इसकी दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि क्लोज सर्किट हो, दूसरी कंडीशन ये है सारी रेजिस्टेंसेस इक्वल भी हो। तो फिर हम इस फॉर्मूले से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। रह गई बात बल्ब्स की, बल्ब्स जब सीरीज में होंगे, बल्ब्स जब पैरेलल होंगे तो हमें उन्हें कैसे कैलकुलेट करना है। बल्ब्स अगर हमारे पास होते हैं तो उनकी हम पावर्स को ऐड करते हैं। अगर सीरीज में है तो आपने उनको इस तरह से कैलकुलेट करना है, यानी 1/p = 1/p1 + 1/p2 बल्ब के लिए आएगा। और ये कब है, जब ये सीरीज में हो, और जब ये पैरेलल में होंगे तो फिर हमें इनको इस तरह से कैलकुलेट करना होगा इनकी पावर को। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यहां है I = Q/T। इट मींस के करंट को डिफाइन किया जा रहा है कि इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज कौन सा, चार्ज पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो दोनों तरह का चार्ज करंट को डिफाइन करने में इस्तेमाल किया जाता है। कूलम जो है दैट इज टेकन एज द यूनिट ऑफ द चार्ज। अब पता ये चलना चाहिए कि 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या है, और अगर 1 कूलम चार्ज यहां हमें मिल रहा है तो करंट भी तो 1 एम्पियर मिल रहा है अगर टाइम 1 सेकेंड है तो
तो हमें पता ये चलना चाहिए कि 1 कूलम चार्ज छोटी अमाउंट ऑफ चार्ज है या जरा बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज है। इसी तरह 1 एम्पियर करंट कितना को करंट होता है और उसके अंदर कितने को चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने के लिए, Q इज इक्वल टू एन ई। आप यहां से n जो है ना वो कैलकुलेट कर लें तो Q ओवर E आपके पास आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहीं इकट्ठे तो वो 1 कूलम चार्ज है। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकंड में गुजर जाए किसी कंडक्टर के अंदर से तो आप करंट को 1 एम्पियर का नाम देते हैं। फिर हमारे पास आगे जो लास्ट पे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी I ओवर एन ए ई के बराबर। I यहाँ करंट है, n यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, a क्या है यहाँ एरिया है और E एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अगर मैं यहाँ I को V ओवर R लिखूं तो जाहिर है कि हमें यहाँ पता चलेगा कि वोल्टेज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज का आपस में डायरेक्ट रिलेशन, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टेंस का आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस और टेम्परेचर आपस में चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ भी इनवर्स रिलेशन ही हमें यहां पर नजर आता है। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, वो हम अपनी जूम क्लास के अंदर करेंगे। अब आप ये देखें कि ये जो मैंने बनाया है इसमें सब फॉर्मूला हमने इकट्ठे कर दिए हैं। दरमियान मैंने P, I, V और R लिखे हैं और इसे बड़ी ही तरतीब से आप यानी ये देखेंगे कि मैंने ये कैसे लिखा है, मैंने इसका स्क्वायर लिया इससे डिवाइड कर दिया। ये कैसे लिखा है, इसका स्क्वायर लेकर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैसे लिखा है, इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये सारे फॉर्मूला अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहां हम एक छोटा सा एक एमसीक्यू मैंने यहां रखा है कि मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, पहले मैं उनको सीरीज में कंबाइन कर लेता हूं तो उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, बाद में मैं उसे पैरेलल कंबाइन कर लेता हूं तो भी एक वैल्यू आ गई, यानी मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के दो वैल्यूज आ गई, एक सीरीज से आई और दूसरी पैरेलल कॉम्बिनेशन से आई। मुझे ये बताना है कि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है कि ये जो दो स्ट्रेट लाइंस आपको नजर आ रही हैं इनमें से सीरीज में किसकी है और पैरेलल वालों में कौन सी लाइन है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला है किसका है, ये स्लोप का फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहां आ गई स्लोप और यहां पर आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है भाई ज्यादा तो स्लोप ज्यादा होगी, और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कम तो स्लोप भी कम होगी। अब आपको यहां अंदाजा हो रहा है कि किसकी स्लोप कम है और किसकी स्लोप ज्यादा है। तो बी जो है ये सीरीज वाले कॉम्बिनेशन से वैल्यू आएगी और ये पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन से वैल्यू आ जाती है। फिर यहां आ जाए जी हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है RA/L। रेजिस्टिविटी यहां ना एरिया पर डिपेंड करती है और ना ही वो लेंथ पर डिपेंड करती है, ये इसकी डिपेंडेंस टेम्परेचर पर है और चीजों पर है, और इसको हम यहां इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस और इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो यहां पर दिया गया है, और यहीं से PTC और NTC यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का भी कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है। यानी अगर आप देखेंगे कि ये वाली दोनों जो फैक्टर्स हैं अगर ये पॉजिटिव हैं तो हम PTC बोलेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे, लेकिन अगर ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो फिर हम इसे NTC बोलेंगे यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसका फर्दर क्या मतलब है वो हम अपनी जूम क्लास में देखेंगे। यहां पर अगर आ जाए तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये EMF और पोटेंशियल डिफरेंस से लिया गया है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, प्लस में भी लिखा जाएगा माइनस में भी लिखा जाएगा। अब अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इसे सिर्फ यहां ऐसे लिख दूं, सिर्फ नेगेटिव से लिख दूं तो ये फॉर्मूला चार्जर का है। चार्जर जो है जो किसी चीज को चार्ज कर रहा है उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर मैं इसे छोड़कर यहां पे पॉजिटिव कर दूंगा तो ये उस बैटरी के लिए फॉर्मूला बन गया जो चार्ज हो रही है। इसी तरह किरचॉफ का करंट रूल और किरचॉफ के वोल्टेज रूल, इन दोनों के जो एमसीक्यूज हैं वो ज्यादातर आते हैं डायग्राम्स वाले।
तो लिहाजा डायग्राम्स वाले सारे एमसीक्यूज होंगे वो हम अपनी जूम क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ ये जो चीज है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, और आइडियल करंट सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होती है, ये भी ये 0 होती है, और ये भी एमसीक्यू पास पेपर्स के अंदर पूछा गया है। फाइनली जो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ हमें नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज यूज किया जाता है टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस। तो यहां से कोई भी R1, R2, R3, R4 में से कोई भी वैल्यू अननोन होगी तो बाकी तीन उसे कैलकुलेट करके दे देंगे। तो इसके भी एमसीक्यूज फिर हम अपनी जूम क्लास के अंदर इसको हम डील करेंगे। तो अब ये था कि मेरा पार्ट नंबर 6 फॉर्मूला सीरीज का। पार्ट नंबर 7 इसके बाद आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल को फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।